पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए कैसे? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और एज इंडियंस हमें ये कहानी समझनी काफी जरूरी है। शुरुआत हुई और 1974 में हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण 1 में न्यूक्लियर बॉम्ब जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो से मिले तब उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान बनाया। मतलब इंडिया के माइंड में और पाकिस्तान के माइंड में एक दूसरे को लेकर रिजर्वेशन हैं, तो जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वो कर लिया तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी मतलब उसकी जो सुरक्षा है उसका हमें चिंता पड़ गई। हमने तो आप कभी भी काबिलियत वाला फैक्टर जो है वो उसको आप हाइड नहीं कर सकते। वो काबिल थे, उनको एक्सेस है, आप लोगों के ही अल्फाज थे कि उनको मतलब कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं था, उनको फुल एक्सेस थी। लिटरली हमें कुछ चीजें नहीं भी पता थी जो अभी पता चली। हाँ, इंडियन पर्सपेक्टिव पता चल गया हमें। डॉक्टर अफजल कदीर खान का कितना बड़ा जो एक मेजर रोल है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने एटम बम बनाया। और हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है जकवान और सकलैन, और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की जो वीडियो है ये अभी एंड न्यू नायो इस तरह से चैनल है जो कि काफ़ी हमारे मतलब व्यूअर्स कहते हैं कि इनकी वीडियोस पाकिस्तान सीरीज़ है उस पर आप करें, जो कि मोस्टली उसने इंडियन पर्सपेक्टिव बताया हुआ है ना पाकिस्तान के डिफरेंट टॉपिक्स पे। और मोस्टली जो मतलब हर पैट्रियट बंदे की होती है कि जब वो किसी ऐसे टॉपिक पे जो मतलब जिसको आप दुश्मन समझते हो या मुखालिफ एनिमी के तौर पे डील करते हो तो उसकी बात करते हो तो जज्बातियत में बहुत सारी बातें बोलते हैं, पैट्रियटिज्म आ जाता है उसमें। हाँ, बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड अभी के चैनल से आप ओरिजिनल कंटेंट को भी फॉलो करें, उन्हें लाइक करें। तो उन्हीं के चैनल से हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसका मेन टॉपिक है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर इसके बावजूद मतलब पाकिस्तान ने एटम बम बना कैसे लिया, ये तो वीडियो में हम बताते हैं। न्यूक्लियर पावर बन कैसे गया, इस पे अब इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ, तो ये देख लेते हैं। इस पे हमारे भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हमने बनाया है, तो घास हमने फिर भी नहीं खाई। हाँ, तो बस ये देख लेते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव इस पे क्या है कि अब चले देख लेते हैं पहले। 25 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। दोनों देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए और ये डिक्लेयर कर दिया कि यस, हम न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए कैसे? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और एज इंडियंस हमें ये कहानी समझनी काफी जरूरी है। बट क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान को चारों ओर से खतरा है। अंदर से सिविल वॉर का खतरा, चाइना से डेट का खतरा और तालिबान का भी खतरा। पाकिस्तान एक लौता देश है जो न्यूक्लियर पावर भी है और इतना अनस्टेबल भी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर्स अगर गलत हाथ में पड़े तो पूरी दुनिया को खतरा है। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे पड़ोसी देश को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, टॉक्सिक कंपटीशन। भारत और पाकिस्तान दोनों देश सिर्फ नेबर्स नहीं है, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर बात एक रेस में, एक कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक फैक्ट है। हिस्ट्री ये है कि 1962 में हम चाइना से वॉर हार गए थे। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया था। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इमीडिएटली 1967 में एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी डेटोनेट किया। चाइना को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, इसीलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत हुई और 1974 में हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण 1 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हुई तब हमारे पीएम इंदिरा गांधी को ये मैसेज पहुंचा, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन एक इंसान था जो खुश नहीं था, पाकिस्तान का पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने तो 1965 में ही कह दिया था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। We have no alternative। ये एक लाइन उनके आने वाले 30 सालों की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। देखा जाए तो न्यूक्लियर टेस्ट चाइना को बैलेंस करने के लिए हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और लीडरशिप को किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनना था। इस बैकड्रॉप के साथ आते हैं हमारी कहानी के पहले सबसे इम्पोर्टेंट किरदार पर, डॉक्टर A.Q. खान। ये पाकिस्तान के लिए एक हीरो है, लेकिन दुनिया के लिए एक विलन। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और इससे ढेर सारे पैसे भी कमाए। चैप्टर 2, A.Q. खान की कहानी। A.Q. खान की लाइफ पर एक पूरी मूवी बन सकती है। उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ पार्टीशन के पहले। पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान दोनों देशों से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने लापता हो गए।
लोगों की फैमिलीज उजड़ गई, घर जल गए और दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम किया। सच तो यह है कि फॉल्ट ब्रिटिशों का था, लेकिन वो तो भाग गए, छोड़ गए कई घाव। ए.क्यू. खान ने बचपन में देखा कि जो ट्रेनें भारत से पाकिस्तान जा रही थी उनमें मुसलमानों को मारा जा रहा था। ट्रेन से पाकिस्तान जाते जाते उनके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ जिसने उन पर एक लंबी छाप छोड़ी। एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ने ट्रेन में उनका सोने का पेन चुरा लिया। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे हिंदू चोर होते हैं। आगे जाकर वो बर्लिन गए और उन्होंने एक डच लड़की से शादी कर ली। उनकी वाइफ लोकल थी तो उन्हें नेदरलैंड्स में FDO नाम की एक कंपनी में न्यूक्लियर एनर्जी के सीक्रेट काम करने के लिए क्लियरेंस मिल गया। खान FDO के लैब्स में बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के घूमते थे। वो न्यूक्लियर कन्वेंशन और ट्रेड शोज में जाके वेंडर्स से बातचीत करते थे। FDO गॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू मेक सेंट्रीफ्यूज दैट मेक यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर डिवाइसेस। और सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन जर्मन में थे। ए.क्यू. खान जर्मन फ्लुएंटली बोलते थे, इसीलिए उन्हें ट्रांसलेशन का काम मिला और ट्रांसलेट करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज भी ले ली और टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इसका इस्तेमाल फ्यूचर में हो सके। 1971 में पाकिस्तान भारत से वॉर हार गया था और ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर बांग्लादेश बन गया था। इस वॉर ने डॉक्टर ए.क्यू. खान पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा टू एड पाकिस्तान इन बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो से मिले तब उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान बनाया। ए.क्यू. खान फिर वापस नेदरलैंड्स चले गए और उन्होंने सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स, फोटोज, सप्लायर्स का सारा डेटा पैक कर लिया और वो पाकिस्तान चले आए। ऐसा कहते हैं कि ए.क्यू. खान को अनराइवल्ड पावर्स मिले थे न्यूक्लियर प्रोग्राम सेटअप करने के लिए। उनके अंडर कहूटा नाम के एक विलेज में खान रिसर्च लेबोरेटरीज शुरू हुआ ताकि वो सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम एनरिच करे। टू पुट इट सिंपली, न्यूक्लियर बॉम्ब में जो फ्यूल है वो इधर प्लूटोनियम हो सकता है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का वेस्ट है, या फिर एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। एक सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी फ्यूल बना सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक मेकिंग बासुंदी एंड रबड़ी। रॉ मटेरियल सेम है, प्रोसेस सेम है, जस्ट टाइम अलग लगता है। खान को जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो पाकिस्तानी एम्बेसीज ने प्रोक्योर की और जो कंपोनेंट्स एम्बेसीज प्रोक्योर नहीं कर पाते थे उनके लिए शेल कंपनीज बनाए गए एंड ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ हेल्प। चैप्टर 3, पाकिस्तान और उनके दोस्त। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई आसान काम नहीं है और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को कई दोस्तों की मदद मिली क्योंकि उन देशों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। चाइना ने पाकिस्तान को एटम बॉम्ब के डिजाइन दिए और 50 kg हाईली एनरिच्ड यूरेनियम गिफ्ट किया। ए.क्यू. खान खुद कहते हैं कि यूरेनियम के साथ साथ चाइना ने उन्हें बॉम्ब बनाने के लिए बाकी कंपोनेंट्स भी दिए, लाइक अ डू इट योरसेल्फ किट। ऑल्सो 1990s में चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर एक बॉम्ब भी टेस्ट किया था। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया एंड लिबिया ने R&D के लिए लगने वाला पैसा दिया। कई लोग मानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है कि अगर सऊदी अरेबिया को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान से ले लेंगे। सऊदी अरेबिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा तो वो भी अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेंगे। अमेरिका, जो दुनिया का एक अनऑफिशियल पीस कीपर बना बैठता है, उन्होंने भी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को अनदेखा किया। इनफैक्ट उन्होंने 1950s में ही पाकिस्तानी साइंटिस्ट को खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया था। जब पाकिस्तान ये बॉम्ब बना रहा था तब उन्हें फाइनेंशियली एड भी किया था क्योंकि तब USSR और भारत काफी करीब थे और अमेरिका को भारत को काउंटर करने के लिए एक एलाय चाहिए था। डच अथॉरिटीज ने ए.क्यू. खान और उनकी चोरी के बारे में CIA को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन CIA ने उन्हें इग्नोर किया और डच अथॉरिटीज को ए.क्यू. खान को अरेस्ट करने से रोक दिया। ये सारी बातें हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से बता रहे हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की गवर्नमेंट को पता था कि 1970s और 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी PM जनरल जिया उल हक कहते हैं कि पाकिस्तानी स्मार्ट पीपल क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि वो कोई रिसर्च नहीं कर रहे और इसी दौरान USA से ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड भी ले रहे थे और साथ ही साथ भारत को भी अनबैलेंस्ड रख रहे थे क्योंकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे। जब USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तब पाकिस्तान का अमेरिका ने फायदा लिया, वहाँ अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और सोवियत रशिया पर नजर रखी। लेकिन वॉर खत्म होते ही उन्होंने पाकिस्तान पर ही सैंक्शंस लगाए। ये बात हमें बार बार रिमाइंड करती है कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का फायदा लिया, वैसे ही आज वेस्टर्न देश भी करते आए। हम दो देशों को वॉर से दूर रखने के बजाय वॉर के और नजदीक ला रहे हैं। इसमें उनका फायदा है और हम दोनों देशों का नुकसान। चैप्टर 4,
1998 का साल। मई 1998 एक काफी सिग्निफिकेंट मंथ था। 11th एंड 13th मई को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए एंड 27th एंड 28th मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन टेस्ट की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 11th मई को जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कजाकिस्तान में थे। वो वापस आए और उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज, मिलिट्री पर्सनल और साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आगे क्या करना चाहिए। उनके पर्सपेक्टिव से भारत के न्यूक्लियर टेस्ट एक क्लियर प्रोवोकेशन थे जिसने बैलेंस ऑफ पावर पलट दिया था। पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने भी उनके लीडरशिप पर प्रेशर डाला कि यस, न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। अब न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ करने चाहिए? पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगी को चुना क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स में हार्ड रॉक था जो ब्लास्ट विथस्टैंड कर सकता था। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी काफी समय से चल रही थी क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने पड़ते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है और ये काम 10-15 दिनों में नहीं हो सकता। अब क्योंकि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर थी, वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को चगी डायरेक्टली नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने पार्ट्स में ले जाकर वहाँ असेंबल किया और फाइनली उन्होंने 27th मई को अपना न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया। उनके साइंटिस्ट कहते हैं कि डेटोनेशन के बाद कुछ समय तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद धुआं ही धुआं हुआ और चगी के माउंटेन्स गोल्डन हुए। इन गोल्डन माउंटेन्स को देखकर साइंटिस्ट को पता चला कि टेस्ट सक्सेसफुल था। उनके साइंटिस्ट क्या कहते हैं सुनिए। And this is a feeling shared by all my colleagues that we are coming here for a spiritual ये politician है, scientist There's नहीं new है। hope, confidence and faith in the future among the people of Pakistan after this historical technological achievement which was made possible by Pakistan scientists. चैप्टर 5 न्यूक्लियर वॉर का डेंजर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया था और पूरी दुनिया में डर था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। वन ऑफ द लाइन्स दैट नवाज शरीफ सेड आफ्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट स्टक विद मी। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए हैं, हमने उसका भी हिसाब चुका दिया है, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें लगती हैं। क्योंकि 19 फरवरी 1999 को हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमृतसर से एक बस लेकर लाहौर पहुंचे दो देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। ये कदम दो न्यूक्लियर पावर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसमें कई पीस क्लॉजेस थे कि वो एक दूसरे के देश में इंटरफियर नहीं करेंगे, डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे ताकि दोनों देशों में पीस हो, एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वेपन यूज ना हो, इस पर भी बात हुई थी। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी पीस के बारे में सिंसियर थी? नहीं। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एलओसी के इंडियन साइड पर कारगिल में इंपॉर्टेंट पोजीशंस कैप्चर किए थे जिनसे वो भारत पर अटैक कर सकते थे। सोचिए, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब असल में एक पीसफुल एक्सपेरिमेंट होता तो कुछ ही समय बाद लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद भी पाकिस्तानी मिलिट्री भारत पर अटैक ना करती तो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ाते। वो कहते हैं कि भारत की वजह से उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़े, लेकिन हर बार उन्होंने ही पहला वार किया। उनके जनरल जियाउल हक की स्ट्रेटेजी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान पंजाब और कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देता, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता। चैप्टर 6 कंक्लूजन। न्यूक्लियर टेस्ट को 25 साल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं कि ऐसे दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आज कहाँ है। इसका कंक्लूजन हम देने से अच्छा है हम आपको कुछ सवाल पूछे और इनका कंक्लूजन आप ही अपने मन में ढूंढे। न्यूक्लियर टेस्ट के 25 सालों बाद किस देश में इंस्टेबिलिटी है? किस देश में न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ लगने का ज्यादा खतरा है? किस देश की पूरी दुनिया को चिंता है? किस देश के लीडर्स ओपनली कहते हैं कि हमारे एक हाथ में कटोरा है और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स? कौन से देश के लीडर्स इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर को उकसाना ठीक नहीं? कौन सा देश है जो एक साइड पे मिलिट्री फंडिंग बढ़ाता है और दूसरे साइड पे इंटरनेशनल एड की राह देखता है? कौन से देश के साइंटिस्ट सिर्फ अपने देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं, उनके साथ सीक्रेट्स शेयर करता है और नॉर्थ कोरिया जैसे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब्स देकर पूरी दुनिया को अनस्टेबल बनाता है? इन सवालों के जवाब जब आपके मन में क्लियर होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीस के लिए किया और कौन से देश ने प्रॉफिट किया। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। तो जी व्यूअर्स, ये हमने देखा कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम से रिलेटेड कि हमने ये क्यों बनाया, किस तरह से। ये तो मतलब एक अपोजिंग पार्टी है ना, उसका अपनी मतलब देश से पैट्रियटिज्म की बेस पे व्यूज़ हैं। तो ये है कि जैसे वो बता रहे हैं कि चाइना ने हमें जंग हराई और उसके बाद न्यूक्लियर वो किया, एक्सपेरिमेंट किया कामयाब, तो हम अनस्टेबल फील किए।
तो हमने ज़रूरत महसूस की कि पावर बैलेंस के लिए इंडिया को भी बनाना चाहिए। तो जब इंडिया ने बनाया तो ऑटोमेटिकली यही फीलिंग्स का मतलब मार्जिन हमें पाकिस्तान को भी देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी जब आप मतलब जो हमारी हिस्ट्री है जैसे भी है, मतलब होनी नहीं चाहिए लड़ाई, लेकिन अब एक चीज़ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उस फैक्ट में मतलब इंडिया के माइंड में और पाकिस्तान के माइंड में एक दूसरे को लेके रिजर्वेशंस हैं। तो जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वो कर लिया तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी मतलब उसकी जो सुरक्षा है उसका हमें चिंता पड़ गई। हमने कहा कि चलें अब हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव का आइडिया है तो यही पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है। बाकी आप बताएं अगर आप कुछ। हाँ, इस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे सवालात किए और उसके बारे में इसमें कुछ थोड़ा बहुत गलत बताया गया है कि उन्होंने डिफरेंट देशों को ये बेचा। देखें, आप ये देखें कि उनकी काबिलियत पे भी आप बात करें, मतलब वो काबिल थे तो नीदरलैंड में उनको रिसर्च लैब तक असेस मिली। हालांकि उस दौर में वहाँ पे इंडिया के भी लोग होंगे, पूरी दुनिया से लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप कभी भी काबिलियत वाला फैक्टर जो है वो उसको आप हाइड नहीं कर सकते। वो काबिल थे, उनको एक्सेस, आप लोगों के ही अल्फाज थे कि उनको मतलब कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं था, उनको फुल एक्सेस थी, तो उनकी काबिलियत पे थी। और अगर उन्होंने हमारे देश को दिए, देखे इंडिया और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई तो हमने तो वो देखी जो हमारी ट्रेन में लोगों की लाशें आई, उस साइड पे क्या गया है वो तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। तो बचपन की जो छाप होती है वो ज़रूर जवानी में या जब भी उस बंदे को मौका मिलता है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो सर AQ खान, जिनको हम प्राउडली कहते हैं कि वो हम में से थे, जब तक बात है वो कहते हैं कि इन्होंने चोरी किया, ठीक है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, आप ये कहेंगे, क्योंकि हमारा एक वो चलता रहता है, रेस है हमारे बीच में, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियर वॉर हो। देखें, हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि असला हो और फायरिंग होती रहे, कभी आपका नुकसान हो कभी। तो अल्लाह ना करे कि कभी इस तरह की कोई नौबत आए, और हम एज अ पाकिस्तानी हम ये कभी भी नहीं चाहते कोई इस तरह की चीज़ चले। बाकी चाइना हमारा बहुत पुराना दोस्त है, और उसके देखे 60s में चाइना में फेमाइंस थे, तो पाकिस्तान ने जो है उसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, हमने एड दी थी। और हमने एक हर जो नेबर का होता है ये फ़र्ज़ होता है। अब चाइना जब इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर गया था और लखनऊ तक या दिल्ली तक पहुंच चुका था गालिबन, तो उसने हमें भी एक कहा था उस टाइम कि आप जाएं और अपना जो बाउंड्री है वो क्लियर करें। तो उस टाइम जो हमारा लीडर था जुल्फकार अली भुट्टो, गालिबन हमारा, ये उससे पहले की बात है, ये अयूब खान, मेरा अयूब खान हमारा उस टाइम जो है 1948 में या 49 में हुई थी जंग इंडिया और चाइना 60s में हुई थी इनकी। 60s में अयूब खान ने तब हमें कहा था, चाइनीज को कहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना अगर आज इंडिया पे चला गया है तो हमारे ऊपर भी आएगा। उस टाइम भी मतलब हमने अपने देश का ख्याल, अपने हमसाये देश का, नेबर देश का ख्याल रखते हुए चाइना के मतलब उस चीज़ पे हम लोग नहीं गए थे। तो ये एक मौमा है और इसको हम देखते हैं कि ये कब तक हल होता है। मेन इसमें जो कंसर्न है वो ह्यूमन वायलेशन का हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का हो रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो सकलैन कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं कह दूं कि आपने एक तरफ के वहाँ से सुन लिए मतलब पैट्रियोटिक व्यू, इधर से भी पैट्रियोटिक व्यू सुन लिया, तो बस यही है कि जंगे शंगे हल नहीं है। बस इसका मसला इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब हमें ये असले की दौड़ जो उनसी है, रेस, इसको थोड़ा दोनों को मिलके वो करना पड़ेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा। और इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो उनसे व्यूवर्स हैं वो भी मतलब वो इंडियन पर्सपेक्टिव में सोचेंगे, देखेंगे पैट्रियोटिक हिसाब से, तो उन्हें मतलब कोई चीज़ें ऑफेंड भी करती हैं, लेकिन उसको इस तरह से सोचें कि जैसे आपको अपने कंट्री के लिए पैट्रियोटिक वो जज्बात हैं, इसी तरह हम, क्योंकि जो भी है हम मतलब आप छः गुना मतलब 6 टाइम बड़े कंट्री हैं इंडिया, और उसकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। तो एज नेचुरली अगर आपका कोई हमसाया इतना वो हो, मतलब उसकी बड़ी सी मर्सिडीज़ हो और आपकी मतलब 70 सीसी एक बाइक हो, तो वो मर्सिडीज़ वाला फिर आपको धमकियां भी लगाने लग जाए कि मैं तुम्हें देखता हूँ,
तो फिर उसके हिसाब से बंदे को मेंटली प्रेशर में वो डिफरेंट हरकतें कर जाता है, डिफरेंट वो चीज़ें ऐसी कर जाता है जो डेस्परेशन में होती हैं। तो ये है कि हम एक ही लोग हैं, एक ही जुबान, बैलेंस जरूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। तो बस सकलैन अच्छा जी, जैसा कि ये वीडियो हमने देखी, इसमें हमें मतलब लिटरली हमें कुछ चीज़ें नहीं भी पता थी जो अभी पता चली। हाँ, इंडियन पर्सपेक्टिव पता चल गया हमें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कितना बड़ा जो एक मेजर रोल है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने एटम बम बनाया, और वो हमारे हीरो हैं और हम इस चीज़ को हमेशा मानते रहेंगे। ठीक है, वो चाहे इंडिया से आए थे, चाहे जिधर से भी आए थे, लेकिन अगर उन्होंने पैसा बनाया होता तो वो नजर आ रहा होता, उनके बड़े बड़े घर होते मतलब हैं, कहने का properties ये होती है हैं। कि वो हमारे मतलब कॉमन पब्लिक के दिलों में एज राज हीरो करते हैं, हैं, राज लेकिन हमारी हुकूमत ने या हमारे डिपार्टमेंट ने उनके साथ बुरा किया, उन पे इल्ज़ाम लगाए।